वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। नॉर्मली ये सवाल 9 मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन या फिर सीएसएस लेवल पर आता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। उर्दू में सेंटेंसेस लिखे होते हैं, आपको उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। पहले हम उन रूल्स को समझेंगे, फिर हम ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे। पहला जो रूल है उसका ये है कि करेक्टली आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। आपने टेंस पहचानना है सेंटेंस का। ट्रांसलेशन का एक आर्ट ये भी है कि अगर आपको ग्रामर आती है, इंग्लिश ग्रामर अच्छी कमांड रखते हैं, तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो पहले आपने उसको टेंस को पहचानना है। उर्दू में जो सेंटेंस लिखा है, मिसाल के तौर पे बारिश हो रही है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, इट इज रेनी। दो और दो चार होते हैं, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है, 2 and 2 makes 4। सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। स्टूडेंट कर देते हैं फ्रॉम द ईस्ट, बिकॉज दे डू नॉट नो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ प्रेपोजिशन और टेंसेस। ये तमाम चीजें। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस है। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ये कि ये टेंसेस के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो करेक्टली आइडेंटिफाई कर सके टेंस को, तो वो उनके लिए आसानी होगी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना। इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि आपको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। फिर है सेकंड पॉइंट, ट्रांसलेट द सेंस नॉट द सेंटेंस। आपने सेंस ट्रांसलेट करना है, सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करना कि इंग्लिश में उसका क्या सेंस बन रहा है उस सेंटेंस का। ना कि आप वर्ड फॉर वर्ड अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो वो बड़ी फनी मीनिंग हो जाएगी, उसमें फन क्रिएट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई सेंटेंस है कि सदर में गोलियां चल रही हैं, तो आप अगर उसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ और मीनिंग बन जाएगी, टैबलेट्स आर वॉकिंग इन सदर। इस तरह की फनी ट्रांसलेशन आप कर पाएंगे। या इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है तो उसका आपने सेंस बनाना है उर्दू में क्या बनेगा, जैसे आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अब ये सेंटेंस जो है, ये कहावत है, एक सेइंग है, आउट ऑफ द फ्राइंग इनटू द आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। इसका उर्दू तर्जुमा जो वर्ड फॉर वर्ड अगर आप बनेगा बाय सेंस, अगर आप इंग्लिश से करेंगे तो ये है कि फ्राइंग पैन से निकल के फायर में गिर गया, यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में इंसान दाखिल हो गया। ये है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। इसकी कहावत ये बनेगी उर्दू में कि यानी वी आर बिटवीन टू फायर्स, ये कह लें, या आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर को आप इंग्लिश में ये कहावत बनी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो आपको सेंस ट्रांसलेट करना होता है, ना कि वर्ड करना होता है, या वर्ड बाय वर्ड आपने ट्रांसलेट नहीं करना होता, चाहे उर्दू हो या इंग्लिश हो। उर्दू एक अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। तो जैसे एक सेंटेंस है, मेरा सर चकरा रहा है, माई, अगर आप वर्ड फॉर वर्ड इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो माई माई हेड इज सर्कलिंग, तो बड़ी अजीब और गरीब मीनिंग बन जाएगी इसकी। आई एम फीलिंग डिजी, सिंपल। तो ये इसकी ट्रांसलेशन है। जनरल गाइडलाइंस, डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स while enjoying liberty to translate the sentence। आपने मीनिंग नहीं बदलनी वर्ड्स की, क्योंकि आपको लिबर्टी है ट्रांसलेट। आप मिसाल के तौर पे कोई सेंटेंस है, मेरा नाम ताहिर है, ताहिर माय नेम इज, आई एम ताहिर, आई एम कॉल्ड ताहिर, पीपल से मी ताहिर। मीनिंग नहीं बदल रही कि मेरा नाम ताहिर है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। या एक्टिव को पैसिव में बदल दिया, पैसिव को एक्टिव में बदल दिया, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदल दिया, वर्ड बदल दिए, फ्रेजेस बदल दिए, सेंटेंस बदल दिया, स्ट्रक्चर बदल दिया पूरा, लेकिन मीनिंग रिमेन सेम। मीनिंग सेम रहनी चाहिए, यहाँ ये कहना चाह रहे। मिसाल के तौर पे वो फौरन चला गया, तो वो फौरन चला गया की मीनिंग इसकी इंग्लिश बनेगी, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ही वेंट एट वंस, कि वो फौरन चला गया। अब आप ये देखें इसमें कि ही वेंट एट वंस, एट वंस का मतलब है फौरन। अगर आपने कह दिया ही वेंट क्विकली, तो मीनिंग क्या हुई कि वो जल्दी चला गया, जल्द चला गया। तो ये क्विकली जल्द चले जाना और फौरन चले जाने में फर्क है। तो आप जो है इन चीजों का आपको लिटिल नुएंसेस का ख्याल रखना है। जो जरा जरा से वर्ड्स मीनिंग बदल देते हैं, ये लिटिल नुएंसेस कहलाती हैं। इस चीज का आपने ख्याल रखना है।
अब ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। आम लोगों का ख्याल है कि मुल्क के कानून और फर्द की आज़ादी एक दूसरे की जिद होते हैं। अब जिद होना कंट्राडिक्टरी है या अपोजिट है, ये कह सकते हैं आप। आम लोगों का ख्याल है, इट इज़ अ कॉमन परसेप्शन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि आम लोगों का ख्याल है, जनरली पीपल थिंक दैट, ये भी आप कह सकते हैं। It is a common perception that laws of a country and individuals' liberty are contradictory to each other. Contradictory कह सकते हैं या फिर opposite to each other कह सकते हैं आप इसको। सेकंड आप एग्जांपल देखें, बज़ाहिर ये बात गलत मालूम नहीं होती, हर कानून शहरियों पर कोई ना कोई पाबंदी आयद करता है। बज़ाहिर, अब ये बज़ाहिर की इंग्लिश क्या होगी? अपेरेंटली। आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश। अपेरेंटली इट डज नॉट सीम रॉन्ग, मालूम नहीं होता, नहीं होता, मालूम नहीं होता। सीम यानी दिखना या मालूम होना, उसके लिए वर्ब है सीम। अपेरेंटली इट डज नॉट सीम रॉन्ग, एवरी लॉ इन वन वे और द अदर इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिटीजन्स। अब अनदर एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं, अगर मुल्क में कवानीन की तादाद ज़्यादा हो तो मजमूई पाबंदियां भी ज़्यादा होती हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन ये होगी, इफ द नंबर ऑफ लॉज इन अ कंट्री इज ग्रेटर, ज़्यादा होना ग्रेटर आप कह सकते हैं, कलेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो ग्रेटर। ज़्यादा पाबंदियों से फर्द की आज़ादी इनके बोझ तले दबकर रह जाती है। तो ज्यादा पाबंदियों से यानी टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस इन टर्न सप्रेस माने दब कर रह जाना, सप्रेस इंडिविजुअल्स लिबर्टी, इनफरादी शख्स की आज़ादी जो है वो सप्रेस हो जाती है, दब कर रह जाती है। तो इसकी ट्रांसलेशन ये हुई कि ज्यादा पाबंदियों से फर्द की आज़ादी इनके बोझ तले दब कर रह जाती। इसी तरह अनदर ट्रांसलेशन है, इसके बरक्स कवानीन की तादाद कम हो तो शहरियों की आज़ादी का दायरा वसी होता है। इसके बरक्स इसकी इंग्लिश होगी ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी कॉमा इफ द नंबर ऑफ लॉज इज स्मॉलर द स्फेयर ऑफ सिटीजन्स लिबर्टी इज वाइडर। स्फेयर कहते हैं दायरे को। तो पूरा सेंटेंस हुआ, ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द नंबर ऑफ लॉज इज स्मॉलर द स्फेयर ऑफ सिटीजन्स लिबर्टी इज वाइडर। अब एक सेंटेंस है, इंग्लिश में कुछ चीज़ें रटी जाती हैं, कुछ समझी जाती हैं, कुछ पढ़ी जाती हैं, तो ये बिल्कुल एक दिन का काम नहीं है। आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स समझने पड़ते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स में सेंटेंसेस बोले जाते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस में कुछ उन चीज़ों को आपने याद करना होता है, तो वोकैबुलरी को खास तौर से। तो होश से काम लो, यूज योर विट। अब ये विट का मतलब होश है, यानी अकल है, दानाई है, सेंसेस है, टॉक सेंसेस भी कह सकते हैं आप इसको। यूज योर विट, अगर वोकैबुलरी होगी तो आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सुई में धागा डालो, थ्रेड द नीडल। अब धागा, थ्रेड यानी धागे को तो थ्रेड कहते हैं, नाउन है। थ्रेड एज अ वर्ब भी हम यूज करते हैं, जैसे साइकिल का मतलब साइकिल है, साइकिल चलाना भी है। कॉम का मतलब कंगा है, कंगा करना भी है। इसी तरह से थ्रेड का मतलब धागा है, धागा डालना भी है। थ्रेड द नीडल यानी सुई में धागा डाल। एज अ वर्ब इसको हमने यूज किया। वो तुम्हारा क्या लगता है, हु इज ही टू यू। अब उसके बाद है, मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब की तरह दिखाई देता है। दिखाई देने को, दिखना, उसको इंग्लिश में सीम्स कहते हैं, वर्ब सीम है। ऑल दिस सीम्स लाइक अ ड्रीम टू मी। अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन उर्दू, इंग्लिश से उर्दू में करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह बनेगी, ऑल दिस सीम्स, ये सब दिखता है, दिखाई देता है, लाइक अ ड्रीम टू मी, एक ख्वाब की तरह मुझे। ये सब दिखाई देता है एक ख्वाब की तरह मुझे। लेकिन ये बिल्कुल सही ट्रांसलेशन नहीं है। इसके उर्दू के वर्ड ऑर्डर के मुताबिक ये इस तरह बनेगा जो सामने लिखा हुआ है, मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब की तरह दिखाई देता है। फिर एक सेंटेंस है, कल दो तरह के होते हैं। अब दो तरह के कल होते हैं, अगर आप किसी से इसकी इंग्लिश पूछ लें तो वो जल्दी में क्विकली आपको बताया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टुमारो।
हालांकि टुमारो सिर्फ आने वाले कल को बोलते हैं। तो कल को आप इंग्लिश में भी कल कहोगे। कल हैज टू मीनिंग्स, वन इज टुमारो एंड द अदर इज यस्टरडे। कि एक टुमारो है और एक यस्टरडे है। उर्दू में तो आप कल ही कहेंगे ना, गुजरा हुआ कल, आने वाला कल कहेंगे कल, लेकिन इंग्लिश में टुमारो और यस्टरडे है। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ कल, वन इज टुमारो एंड अनदर इज यस्टरडे। तो ये था हमारा लेक्चर उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। थैंक यू।